नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम गुप्त काल से जुड़े हुए वन लाइनर्स को यहाँ पर कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल, जिसमें हमने विभिन्न राजवंशों के बारे में बात करी, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा और उनकी डिटेल को वहाँ पर समझने का प्रयास किया। साथ में एक छोटा सा टॉपिक संगम काल, उसके भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कल वाले वीडियो में कवर किया। आज हम पूरे गुप्त काल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं उनको यहां पर सीरियल वाइज कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की 6 क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? देखिए, गुप्त वंश के 2 संस्थापक माने जाते हैं। अगर आपसे सिर्फ संस्थापक पूछेगा तो श्री गुप्त का आप नाम लेंगे, और अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आप चंद्रगुप्त प्रथम का नाम लेंगे। ठीक है। गुप्त किसके सामंत थे? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बना है। जो गुप्त राजा थे, यानी कि जो श्री गुप्त थे, राजा बनने से पहले ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो देखिए, आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक खगोल वैज्ञानी और गणितज्ञ हैं। और आर्यभट्ट किस काल के हैं? ये क्वेश्चन आता है, ये आपके गुप्त काल के हैं। ठीक है। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त राजाओं की दरबारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ये क्वेश्चन पूछे जाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जो पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि भारत पर हूणों ने किसके काल में आक्रमण किया, या हूणों के भारत पर पहला आक्रमण किसके काल में हुआ, तो आप बताएंगे स्कंदगुप्त के काल में, और इसने हूणों को यहां पर पराजित कर दिया था। तो हूणों को पराजित करने वाला भी पहला राजा कौन है? स्कंदगुप्त है। तो हूणों का पहला आक्रमण भी इसके काल में, और इनको पराजित करने वाला भी स्कंदगुप्त। ये दोनों क्वेश्चन याद करेंगे, अलग अलग तरीके से, एक ही क्वेश्चन है लेकिन बन जाता है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो जो गुप्त शासन था आपका, यह कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद कर लीजिए। पहला, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन बनेगा, गुप्त काल को कहते हैं, क्योंकि ये कला का, स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है, और इसी काल को, गुप्त काल को, भारत के इतिहास का स्वर्ण काल बोला जाता है। दूसरा, आपसे क्वेश्चन आता है, मंदिर निर्माण जो कला है, इसका निर्माण कब हुआ? तो मंदिर बनाने की जो कला है, इसका निर्माण भी गुप्त काल से शुरू हुआ। ठीक है। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो अजंता की कलाकृतियां आपकी गुप्त काल से संबंधित हैं। यहां पर ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, और साथ में मैं कोशिश करता हूं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताने की। तो जो चीजें हम एक्स्ट्रा में कवर करते हैं उनको नोट डाउन करते हुए जरूर चलें। जो क्वेश्चन आपको याद है इन वन लाइनर्स में से भी, जैसे आपको पता होगा कालिदास गुप्त काल के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, तो इन क्वेश्चंस को नहीं लिखिए। बाकी के जो आपके अलग से क्वेश्चन हैं उनको नोट डाउन करते हुए जरूर चलें। ठीक है। अजंता की जो कलाकृतियां हैं ये भी गुप्त काल से संबंधित हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास राजकवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय का। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कितने तरीके से आता है, वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूं। क्वेश्चन आता है, इनमें से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी? ऑप्शन दे देगा, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, इस तरीके से आप बताएंगे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक है। और इसी के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें से एक है कवि कालिदास। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी ऊपर हमने देखा, ये गुप्त काल की है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो कौन सा था? तो देखिए, गुप्त काल के बाद कौन सा विश्वविद्यालय फेमस हुआ? वो था नालंदा विश्वविद्यालय।
देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका निर्माण कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया और गुप्त काल में और गुप्त काल के बाद ये काफी ज्यादा फेमस हुआ था। एक और फेमस विश्वविद्यालय है बिहार के अंदर जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण पाल नरेश धर्मपाल ने करवाया। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख, यह अभिलेख गुप्त राजा भानुगुप्त का है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्यों है यह वाला अभिलेख? इंपॉर्टेंट इसीलिए है सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें एरण अभिलेख से मिलता है। किसका है? भानुगुप्त का है। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, उसके शासन काल में ये भारत आया। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहते हैं। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान कहाँ का था? यह चीन का निवासी था। ऊपर हमने देखा भी कि चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। दो चीनी यात्री बहुत फेमस हैं, एक आपका फाहियान और एक आपका होएनसांग। फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, होएनसांग आया हर्षवर्धन के काल में। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो सेतु बंध का जो रचयिता है उसका नाम है प्रवरसेन द्वितीय और ये कहाँ का राजा था? वाकटक वंश का राजा था। किस गुप्तकालीन शासकों को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज की उपाधि किसने धारण करी थी? समुद्रगुप्त ने धारण करी थी। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इसकी विजयों के कारण। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोप्रम कहा गया है? तो स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में। ठीक है, फाहियान और होएनसांग ने किन राज्यों को देखा? तो अभी हमने ऊपर देखा जो फाहियान था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया और होएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में या उनके काल में आया। धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे जो कि एक फेमस चिकित्सक थे। क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके दरबारी थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार की चलती थी पहले शासन प्रणाली? राजतंत्रात्मक यहां पर शासन प्रणाली थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देखिए, गुप्त स्थापत्य कला काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध रही थी और इसी के लिए गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहते हैं। तो इस स्थापत्य कला का भी सर्वोच्च मंदिर कौन सा है? वो है आपका देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से एसएससी में आया था। जो ये दशावतार मंदिर है यह आपके यूपी के देवगढ़ में पड़ता है। एग्जामिनर ने, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना फेमस है, मंदिर इतना फेमस है, उसने आपको यूपी नहीं दिया ऑप्शन में, एग्जैक्ट लोकेशन देवगढ़ का नाम पूछा गया था, तो आपको देवगढ़ उत्तर प्रदेश यहां पर याद करना है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ये हुआ 16, 17 और 19 नंबर की गुफाओं का। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमरकोश किसकी रचना है? अमरकोश अमर सिंह की रचना है और ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, गुप्त संवत की शुरुआत करता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये समुद्रगुप्त का बाप था। इसके बाद राजा बनता है समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो इसने गुप्त संवत की शुरुआत करी 319-322 से। ठीक है, लगभग इसको माना जाता है ईस्वी से। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं, क्योंकि इसी के बाद गुप्त काल को प्रॉपर रूप से एक राजवंश के रूप में माना जाता है। इससे पहले माना जाता है कि ये लोग सामंत के रूप में शासन करते थे। ठीक है, तो इसने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत की शुरुआत करी थी। नगरों का क्रमिक पतन
किस काल की महत्वपूर्ण व्यवस्था थी? तो नगरों का क्रमिक पतन ये विशेषता थी गुप्त काल की। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आया है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? अब इस क्वेश्चन को लिंक कीजिए लास्ट वीडियो से। हमने लास्ट वीडियो में सातवाहनों के बारे में पढ़ा। वहां पर प्रश्न क्या था? वहां पर प्रश्न ये था कि ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की जो व्यवस्था है शुरू किसने करी? सातवाहनों ने। यहां पर प्रश्न है सबसे ज्यादा किसने दिया? तब आप बताएंगे गुप्त राजाओं ने। ठीक है, प्रथा शुरू सातवाहन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देने वाले कौन थे? गुप्त राजा थे। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह आपके चंद्रगुप्त की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र का नाटक का नायक कौन था? तो मालविका अग्निमित्र ये नाटक किसका है? महाकवि कालिदास का है और इसका नायक है अग्निमित्र। ठीक है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसमें किया गया है। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ये था आपका गुप्त काल। भारतीय इतिहास में गुप्त काल में माना जाता है कि स्त्रियों और पुरुषों में ज्यादा अंतर नहीं था, दोनों लगभग बराबर थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऊपर हमने देखा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक अंग्रेज इतिहासकार है जिसका नाम है विंसेंट स्मिथ। इसकी एक किताब है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसी किताब में इसने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संख्या यहां पर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कल भी हमने देखा था तक्षशिला पहले भारत में था, क्योंकि पहले तो पूरा ही भारत था, वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी उसी का अन्य नाम है देवगुप्त। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण करी? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला भी पहला राजा कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है ये हमें समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की जानकारी देता है। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, ऊपर भी देखा था हूणों को आक्रमण करने से किसने रोका? वो था स्कंदगुप्त। ठीक है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि शकारी नाम से किसको जाना जाता है? शकारी यानी शक विजेता, ये कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल में दो विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया, एक थे शक और एक थे हूण। हूणों को पराजित करता है स्कंदगुप्त, शकों को पराजित करता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी उपलक्ष्य में क्योंकि इसने शकों को पराजित किया, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्के, चांदी के सिक्के जारी करता है। और चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए? विकल्प में दिया जाएगा हूणों को पराजित किया, शकों को पराजित किया, इस तरीके से। तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहते हैं और इसने शकों को पराजित करने के ही उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये कौन सा काल है? गुप्त काल। फिर से क्वेश्चन आ गया, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो अपने नाम के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, श्री गुप्त ने चांदी के सिक्के जारी या सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने किए सबसे पहले सोने के सिक्के जारी, और यह पहला राजा था जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए, इसीलिए वास्तविक संस्थापक इसको कहते हैं। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो देखिए गुप्त काल का या गुप्त वंश के पतन का एक कारण
हूण आक्रमण को भी माना जाता है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया था, लेकिन लगातार हो रहे हमलों से राज्य थोड़ा सा प्रभावित होता है और वही गुप्त काल में भी हुआ। ठीक है, तो हूणों के आक्रमण से कौन सा राजवंश विचलित हुआ? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाओं जैसी गुफाएं आपके बाग यानी कि जो धार है आपका मध्य प्रदेश में, वहां पर स्थित हैं। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 अवधि से लेकर लगभग 550 तक या 450-500 तक इनका शासन यहां पर रहा। बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ होती है? तो बाल विवाह की प्रथा आपके गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई थी। ठीक है, गुप्त जो थे शुरुआत में हमने जैसे देखा कुषाणों के समकालीन थे, तो कहीं कहीं पर जैसे हमने कल वाले वीडियो में देखा था बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में शुरू हुई और अब यहां पर है कि गुप्त काल में शुरू हुई। आपको पहला रेफरेंस गुप्त काल को देना है क्योंकि ये वाला टाइम पीरियड या ये वाला जो काल है ज्यादा माना जाता है। अगर विकल्प में दोनों आते हैं तो आप गुप्त काल को चुनेंगे, अदरवाइज आपको जो मिलेगा विकल्प में, चाहे गुप्त काल मिले चाहे कुषाण काल, आप उसको टिक करेंगे। लेकिन ज्यादातर जगहों पर यही दिया गया है कि बाल विवाह गुप्त काल में शुरू होती है। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित पहला भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो विदेशी भाषा में अनुवादित होने वाला पहला भारतीय ग्रंथ है कुमार संभव, और ये किसकी रचना है? यह कालिदास की रचना है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिला? तो देखिए बाल विवाह कहां से शुरू हुई है? गुप्त काल से। सती प्रथा भी यहीं से शुरू मानी जाती है क्योंकि इसका पहला उल्लेख एरण अभिलेख से मिलता है जो कि गुप्त राजा भानुगुप्त का है। मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल हूणों का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करी थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी आता है, जैसे मैंने ऊपर कहा, सिर्फ उपाधि भी पूछ लेता है किसने धारण करी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो जो उत्तर भारतीय व्यापार होता था गुप्त काल में ताम्रलिप्ति जो पत्तन है वहां से होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए उनको रूपक या रुपयक बोला जाता था। ठीक है, इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त को माना जाता है। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत कहाँ स्थित था? तो देखिए एक प्रांत है पुंड्रवर्धन भुक्ति गुप्त काल में, और जो हर्षवर्धन राजा बनेंगे, हर्षवर्धन ने भी अपने शासन काल में लगभग वही शासन व्यवस्था रखी जो गुप्त काल में थी। तो हर्षवर्धन के काल में या गुप्त काल में जो प्रांत होते थे उनको भुक्ति बोला जाता था। तो पुंड्रवर्धन जो प्रांत था उत्तर बंगाल में पड़ता था। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया? तो गणित को अलग विषय के रूप में स्थापित करने वाला पहला भारतीय विद्वान है आर्यभट्ट। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो देखिए तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त राजा रामगुप्त था। ठीक है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो कालिदास का एक फेमस ग्रंथ है, फेमस रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसकी गिनती दुनिया के 100 सबसे फेमस साहित्यिक रचनाओं में होती है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो यह है गुप्त युग को। ठीक है, गुप्त काल को ही श्रेय जाता है। जो दशमलव प्रणाली हम देखते हैं वर्तमान की, वो भी गुप्त काल में विकसित हुई, आर्यभट्ट के द्वारा ही शून्य की खोज भी करी गई। एक और क्वेश्चन, भारत ने दशमलव प्रणाली को कब अपनाया गया? तो भारतीय में दशमलव प्रणाली को 1957 में अपनाया गया था। ठीक है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता की अगर हम बात करें, भगवान विष्णु थे। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था 4th शताब्दी में। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव यह रचना किसकी है? कालिदास की है।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? गुप्त युग में। कौन करता है? कुमारगुप्त करता है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम करता है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। ज्यादातर जितने भी ग्रंथों में, चाहे वो शास्त्रीय ग्रंथ हों, वेदों में, जो एक प्रॉपर भू राजस्व की दर बताई गई है वो 1/6 ही है। ज्यादातर आपको 1/6 ही देखने को मिलेगा, चाहे मौर्य काल हो चाहे गुप्त काल हो। ठीक है, तो गुप्त युग में भी भू राजस्व की दर कितनी थी? उपज का 1/6 भाग। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा गुप्त काल। गुप्त काल से जुड़े हुए अति इंपॉर्टेंट यहां पर हमने प्रश्नों को देखा, उनसे जुड़ी बातों को देखा। जो क्वेश्चन इसमें आपके मैक्सिमम वन लाइनर ऐसे हैं जो अलग अलग पेपर में आपसे पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्तोत्तर काल के बारे में बात करेंगे। गुप्तोत्तर काल जिसमें हम हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे और उनके वंश के बारे में बात करेंगे। हर्षवर्धन को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।